नमस्कार, मैं हूं परवीन नवाज और ये है एमएमए इंडिया शो एपिसोड 6। और हमारे साथ हैं आज मयूर भंसोड़े। मयूर, थैंक यू आज आने के लिए। मैं थोड़ा सा मयूर का परिचय करना चाहूँगा। ये वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट एमएमए ट्रेनिंग कोचेज़ हैं। इनका अपना खुद का एमएमए ट्रेनिंग स्टूडियो है, जेन फिटनेस स्टूडियो करके। ये पहले एसएफएल सुपर फाइट लीग के साथ भी इन्वॉल्व थे और अभी ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया एमएमए फेडरेशन के। बट मेनली ये है एमएमए ट्रेनिंग कोच और इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया है आज हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू प्रवीण, आपने मुझको यहाँ पे बुलाया, एक मौका दिया कि जो हमारे थॉट्स है एज एमएमए कोच करके आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो उसने अपने इनवाइट किया, इसलिए पहले मैं थैंक यू बोलूँगा और पहले तो मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगा आपके लिए, क्योंकि आपका जो शो है अच्छा हिट जा रहा है। मैंने कमेंट्स पढ़े, रिव्यूज़ पढ़े और आप अच्छी तरह से उसको हैंडल भी कर रहे हो। कुछ ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, तो शो में कभी निगेटिव भी आते हैं। मैं आपका देखा था, आपने उसको अच्छे से टैकल किया था। होते हैं, अच्छा है पर दैट्स पार्ट ऑफ शो एंड इंटरनेट इज। और अपने अच्छे तरह से उसको टैकल कर रहे हो आप, उसको सही जस्टिस दे रहे हो इंडियन एमएमए के लिए। आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को तो यही चाहिए कि एमएमए प्रमोट होगा तो फाइटर्स प्रमोट होंगे, तो फाइटर्स को बेनिफिट होगा तो जिम्स चलेंगे। एक सर्कल है। बिल्कुल, हम प्रमोट करना चाहते हैं इंडियन एमएमए को। ऑफ कोर्स हम रिव्यूज़ बाहर के भी जो यूएफसी फाइट्स हैं उनको रिव्यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सब फॉलो करते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ द पिनिकल ऑफ एमएमए फाइटिंग। बट वी वुड लाइक टू प्रमोट, हम प्रमोट करना चाहते हैं इंडियन एमएमए फाइटर्स को, एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं टू द फैंस एंड टू द फाइटर्स की इंडिया में एमएमए का क्या स्टेट है, क्या हो रहा है एमएमए को लेकर इंडिया में। और इसलिए हम बात करेंगे आज मयूर से जो बेसिक जो ट्रेनिंग है एंट्री लेवल एमएमए फाइटर्स के लिए इंडिया में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हमें ईमेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं इसके बारे में। सो यू कैन से वीड लाइक टू गिव दैट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू द फाइटर्स एंड फैंस इन इंडिया। तो मयूर, शुरू करें। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको, जो बेसिक जो ट्रेनिंग है इंडियन एमएमए फाइटर को, उसको जो बेसिक ट्रेनिंग किस चीज़ की ज़रूरत है वो जब शुरुआत करते हैं? एक्चुअली अगर आप ट्रेनिंग की बात करोगे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि एज अ फाइटर अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं ये देखता हूँ कि वो पहले से कोई मार्शल आर्ट में ट्रेन है कि नहीं। तो कराटे है, किक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जुजुत्सु। हमारे यहाँ पे जापानीज जुजुत्सु प्लेयर है पर ब्राजीलियन जुजुत्सु नहीं है, उसमें दोनों में भी डिफरेंस है। तो उसके बारे में मैं पूछने वाला हूं बाद में, लेकिन तो दोनों में डिफरेंस है, जापानीज जुजुत्सु एंड ब्राजीलियन जुजुत्सु। पर मैं पहले देखता हूँ कि वो कौन से बैकग्राउंड से आया हुआ है। तो अगर कोई कुछ भी बैकग्राउंड नहीं लेके आ रहा है तो एज अ जेन फिटनेस स्टूडियो, जो जेन किक बॉक्सिंग अकेडमी से पहले पॉपुलर था, तो मैं उनको पहले किक बॉक्सिंग सिखाता हूँ। ओके, क्योंकि एक आपका जो स्टाइल है उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको, जैसे कि एमएमए को सबको एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे कोचेस या फाइटर्स स्टूडेंट्स भी है, वो थोड़ा कंफ्यूज है। एमएमए मतलब बहुत सारे आप मार्शल आर्ट स्टाइल्स एक साथ लाओगे तो एमएमए बनता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो वैसे नहीं है। एमएमए एक्चुअली 3 इसमें डिवाइड होता है, जैसे मतलब एज पर मेरी व्यू से। एक होता है स्टैंड अप, एक होता है टेक डाउन, एक होता है ग्राउंड। स्टैंड अप में कराटे, किक बॉक्सिंग, मुआ थाई, ये ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड टेक डाउन के लिए होता है रेसलिंग, सांबो, जूडो, जो टेक डाउन के लिए फाइटर्स यूज करते हैं। और ग्राउंड गेम के लिए सांबो और ब्राजीलियन जित्सु, पर लोग ज़्यादातर ब्राजीलियन जित्सु प्रीफर करते हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि रोयसी ग्रेसी जिन्होंने बीजेजे को इंट्रोड्यूस किया यूएफसी में और फर्स्ट चैंपियन भी जो बने, तो उसके ऐसे उसका बेनिफिट बीजेजे कम्युनिटी को जाता है और बीजेजे उसके वजह से बहुत सारा पॉपुलर हुआ है। बेसिक ब्राजीलियन जुजुत्सु और जापानीज जुजुत्सु में बेसिक फर्क क्या है? ब्राजीलियन जुजुत्सु और जापानीज जुजुत्सु में जो है, जापानीज जुजुत्सु अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर रोड फाइट के लिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा है। उसमें ऐसा है कि फर्स्ट स्ट्राइक, देन थ्रो या टेक डाउन, और उसके बाद सबमिशन। और ब्राजीलियन जुजुत्सु जो है वो है फर्स्ट टेक डाउन, देन पोजीशन, साइड कंट्रोल, माउंट, ओके, उसके बाद फिर सबमिशन। उसमें ज़्यादातर देखो जाओगे तो आपको पीसफुली सामने वाले को ये करना है, कंट्रोल करना होता है, और उसके फिर जो आपको सबमिशन होता है वो करना होता है। अगर मैंने बीच में माया का इंटरव्यू पढ़ा था, उसने कहा था कि मैं प्रॉपर
बीजेजे फाइटर हूँ, तो मैं ऐसे सोचता हूँ अगर मैं यूएफसी में अगर फाइट कर रहा हूँ तो मैं सामने लोगों को बिना पंच से मैं इसको ये करने के लिए करता हूँ, खुद के सेफ्टी के लिए या फिर उसको दूर रखने के लिए। पर मैं ऐसे सोचता हूँ कि बीजेजे इसके लिए है कि सामने वाले को बिना हर्ट किए हम लोग उसको कंट्रोल करके उसको सबमिट कर सकते हैं, जैसे हमने और देखा, टैप आउट करवा जैसे सकते हमने हैं। अभी कॉन्डिट वाली फाइट में देखा। हाँ, राइट कॉन्डिट वही कॉन्डिट वन ऑफ द हाँ। बेस्ट फाइटर्स हैं, लेकिन माया ने किस तरह उसे सॉफन अप करके ऑन द ग्राउंड रेयर नेकेड चोक के साथ सबमिट किया। राइट, इट वाज अमेजिंग। हाँ, तो वो यही होता है कि एक्सपीरियंस फाइटर, उनकी एक खुद की फिलोसफी, उनकी एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि कोई भी अगर किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई भी जुजुत्सु बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई भी रेसलिंग बैकग्राउंड से है, तो वो अपना बैकग्राउंड भूले नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि बॉक्सर जाता है बीजेजे कोच के पास, और बीजेजे कोच जो एमएमए कोच खुद को कहलाता है, और वो अपना स्टाइल उसमें डालना देखता है, पर एक्चुअली ये गलत है। क्योंकि उसका भी एक स्टाइल है, उसने बहुत सारे उस स्टाइल को दिए हुए, किक बॉक्सिंग जो भी रहे। ठीक है, आपको उसके जो बैकग्राउंड जो है किक बॉक्सिंग, ओके, उसको मद्देनजर रख के आपको उसको सिखाना पड़ेगा एमएमए। ऐसा नहीं है कि आप एमएमए में, आप जुजुत्सु में एक्सपर्ट हो, इसका मतलब आप पूरा उसको जुजुत्सु सिखाते जाओ। बिल्कुल। उसके में क्या होता है कि जो फाइटर्स है या फिर स्टूडेंट्स है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनको स्टार्टिंग में लगता है कि अभी, क्योंकि ब्राजीलियन जुजुत्सु हमारे यहाँ पे इंडिया में नया है। बिल्कुल। ओके, तो ऐसा होता है कि जब भी जुजुत्सु यूज करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सामने लोग हम लोग इजीली इसको टैप आउट कराते हैं, क्योंकि सामने लोग कुछ पता ही नहीं है। पर अगर आप इंटरनेशनल जाओगे तो जुजुत्सु का, ब्राजीलियन जुजुत्सु का स्टैंडर्ड जो है वो हाई है। तो उसकी वजह से वहाँ पे हम लोग के फाइटर्स फिर कम पड़ते हैं, कि क्योंकि उनका जो जुजुत्सु है वो हाई है, और हम लोग ऑलरेडी सोचते हैं कि हमारा जुजुत्सु अच्छा है, पर कंपेयर टू जब भी हम लोग डायरेक्टली कम्पीट करना चाहते हैं उससे, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इंडिया में मैक्सिमम स्ट्राइकर्स है, इंडिया में बेस्ट बॉक्सर्स है, इंडिया में बेस्ट किक बॉक्सर्स है, तो उन्होंने हमारा स्टाइल भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग क्या है, और उसके सराउंडिंग हम लोग ने जो ट्रेनिंग पैटर्न है वैसे बनाना चाहिए। तो जो उनमें ऑलरेडी जिस कॉम्बैट स्पोर्ट में वो स्पेशलाइज करते हैं, एक्सपर्ट है, उसको और बढ़ा के उसको भुलाना नहीं चाहिए बेसिकली। राइट राइट, दे शुड नॉट की ट्राई टू अनटीच देम एवरीथिंग, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग रखते हुए बाकी चीजें भी ऊपर लानी। राइट राइट, क्योंकि उसमें उन्होंने उसमें बहुत सारा टाइम दिया हुआ, वो उसमें एक्सपर्ट्स है, तो उन्होंने उसके हिसाब से सोचना चाहिए कि अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि तू किक बॉक्सर है, तुझको ज्यादातर ध्यान देना है कि फाइट स्टैंड अप में रहे। हाँ। ओके, और तू वहां से अगर सामने वाला जुजुत्सु बीजेजे वाला आ गया, तो कैसे भी करके तुझको जितना हो सके इसके प्रैक्टिस करना है, तू उसके साथ ग्राउंड में जाके कम्पीट नहीं कर सकता, तो क्योंकि उसका जो स्टैमिना लेवल है बीजेजे का वो ज्यादा है, और हम लोग अगर स्ट्राइकर्स है तो हमारा जो स्टैमिना लेवल है ग्राउंड गेम के लिए वो कम है। शुरुआत तो वही से होती है, मेन स्टैमिना। अगर आप पूछते हो कि अगर जैसे आपने मुझको सवाल पूछा कि आपको कौन सा क्या लगता है कि उसने क्या करना चाहिए फर्स्ट बेसिक ट्रेनिंग के लिए, सबसे बेसिक ट्रेनिंग है मेन स्टैमिना। आपको स्टैमिना और फिटनेस, आपका जो आपका फिटनेस लेवल है, अगर वही 5 मिनट्स 3 राउंड्स के लिए अगर रेडी नहीं है, तो आप क्या एमएमए खेलोगे। सो बेसिकली जैसे अंग्रेजी में कहावत है, फाइट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स। राइट, दैट इज व्हाट दे शुड बी डूइंग, दैट इज हाउ द बेसिक ट्रेनिंग शुड बी ऑल्सो। जो बेसिक ट्रेनिंग है उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से लड़िए। राइट, स्ट्रेंथ फर्स्ट जो है स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, मैं पहले इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे फाइटर मैच्योर होते हैं वैसे फिर वो टेक्निक्स की तरफ जाते हैं, फिर बाद में एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से अगर आप बोलोगे नेट डियाज वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर 1, बिल्कुल, उसमें निक डियाज बोल रहा था कि मैं तो पार्टी कर रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि वो वहाँ पे वो जो जीता उसका वो एक्सपीरियंस था। वेट थोड़ा सा वो सब लोग बोलते हैं कि ह्यूज है, ये है, उसका फाइटिंग स्टाइल देखा आपने, तो उसने तो मुझे ऐसा लगता पूरा जैसे मैकग्रेगर माइंड गेम करता है, तो उसने भी वही किया। पहले खेला मार खा रहा है, पर सामने वाला डीप हो जाएगा, मैं मार रहा हूँ, पर वो नॉकआउट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा उसका प्लान स्ट्रेटजी सब खत्म। उसके बाद फिर निक डियाज ने उसके ऊपर डोमिनेट करना चालू कर दिया और उसको चॉकआउट कर दिया। तो वैसे ही होना चाहिए कि मैं मेरे फाइटर्स को बोलता हूँ हर गेम नॉकआउट से नहीं जीत सकते आप। फिर नया फाइटर आता है तो वही सोचता है कि मैं उसको नॉकआउट मारूंगा, मैं ऐसे करूंगा, पर ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कई बार वो हमारे देसी ये होता है, वो काफी जोश के साथ आते हैं। नहीं ऐसा राइट, आपने एक्चुअली सही कहा, क्योंकि मैंने ऐसे फिल्म में काम किया हुआ है, बहुत अच्छा शो था, वहां से फाइटर्स को बहुत अच्छा प्रमोशन भी मिला। फाइटर वहां से एमएमए इंडिया में थोड़ा पॉपुलर, सबको मालूम पड़ने लगा कि एमएमए क्या है। बहुत से और भी शोज है, एफसीसी है, वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं शोज को पॉपुलरिटी लाने में, वहां से इनकम जनरेट हो, जिससे प्रोमोटर को भी फायदा रहे, फाइटर्स को भी फायदा रहे।
तो तभी मैं बहुत क्लोजली मतलब अदर फाइटर्स जो है आते हैं वहाँ से उनसे भी मिला, उनसे उनका मैंने देखा। तो उनका ऐसा होता है कि वो लोग जो टॉप फाइटर्स है यूएफसी उनको फॉलो करना चाहते हैं। हाँ। क्या होता है कि इंटरव्यू में तो हर कोई ऐसे ही बोलेगा कि मैं उसको नॉकआउट करूंगा, ये करूंगा, पर स्ट्रैटेजी कुछ तो अलग ही होती है। कौन अपना अपना स्ट्रैटेजी ओपन करेगा? बिल्कुल। वो स्ट्रैटेजी तो कोई ओपन नहीं करेगा। लेकिन ठीक है? उनको लगता तो है कि उनको वो लगता जो है कि बोल हाँ, रहा है हाँ, वो सच है। हाँ, उनको हाँ, ये नहीं पता है कि ये जो बोल रहा है वो अपने अपोनेंट को गुमराह करने के लिए राइट राइट राइट। तो वो लोग भी सोचते हैं हाँ मैं भी अब इसको एक पंच में नॉकआउट मारना चाहता हूँ। और वैसे हुआ, वैसे एक बार हुआ। मेरा एक फाइटर था मनीष कुमार, बहुत ही अच्छा फाइटर है, बहुत स्ट्रगल भी करता है। उसने 1-2 साल बॉक्सिंग करके मेरे पास आया था, तभी मैंने उसको एमएमए में सिखाना शुरुआत किया था। वो कंटेनर में मुझको मिला था, एसएफएल कंटेनर करके एक शो होता था जो बिगनर्स आते थे सिलेक्शन के लिए उसमें। तो वहाँ पे फर्स्ट फाइट वो हार गया था। तो वो मेरे पास जब भी आया था तो मैंने उसको ट्रेन किया था। तो उसने इंटरव्यू में बोल दिया कि मैं उसको एक पंच में नॉकआउट मारूंगा। और बाद में ऐसे हो गया कि उसने फर्स्ट राउंड में इतना एनर्जी डाल दिया कि गैस आउट हो गया। तो जब भी फाइट जीता, टीकीओ से जीता वो। अच्छा, टीकीओ से फाइट जीता। हाँ, पर मैं खुश था कि मेरा फाइटर जीता, पर अंदर से मैं बोला मैंने तूने किया क्या? हाँ, तू गैस आउट हो गया, तेरा इतना स्टैमिना, तू क्यों ये कर रहा था? सर मैंने बोल दिया था ना इंटरव्यू में मैं वन पंच नॉकआउट मारूंगा। बोला अरे बोलना अलग है, जरूरी थोड़ी तूने जो बोलना है वो करना चाहिए। तो सर वो सलमान खान वाली बात हो गई कि एक बार जो मैंने बोल दिया फिर मैं खुद की भी नहीं सोचता। राइट राइट राइट। तो वो वही है कि हम लोगों को जानना है कि स्ट्रैटेजी क्या है। जो यूएफसी फाइटर्स जो बोलते हैं और जो करते हैं वो सब सामने वाले को ही मेरे ख्याल से मिसगाइड करने के लिए होता है, जो इंटरव्यू जो होते हैं। पर एक्चुअल में वो लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, मैंने देखा उनका ट्रेनिंग, वो लोग थोड़ा डिफरेंट होता है। तो लोगों को, हमारे जो फाइटर्स को समझना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस में सब में सबसे अच्छा हूँ। ओके, किसी फाइटर ने उसको सबमिशन में चोक किया इसका मतलब नहीं है कि आप भी कर सकते हो। तो जो मेरा दूसरा सवाल है उसके ऊपर थोड़ा सा तो हम अभी बात कर चुके हैं कि बेसिकली इंडिया में ब्राजीलियन जुजुत्सु पे ज्यादा एम्फेसिस क्यों नहीं है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो किक बॉक्सिंग स्किल ज्यादा अच्छे हैं और अभी ब्राजीलियन जुजुत्सु के कोचेस ज्यादा अच्छे नहीं है हमारे कंट्री में। ब्राजीलियन जुजुत्सु के कोचेस अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पास उसके कोचेस ही नहीं है इंडिया। अच्छा। में अब तक एक भी ब्लैक बेल्ट नहीं है। अच्छा, बीजीजे का। अगर बीजीजे आपने अगर देखा जाए तो ये वर्जन है जापानीज जुजुत्सु और जूडो का। ठीक है, पर उसमें ऐसे है कि आपको फर्स्ट सामने को कंट्रोल करना है। पोजीशन होते हैं साइड कंट्रोल, माउंट या फिर गार्ड, उसमें लेना है। ओके, उसके बाद फिर ये मैं अगर बीजीजे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना तो मैं स्टूडेंट्स को ऐसे करता हूँ कि जब भी अजगर होता है, ठीक है, वो सामने उसका जो शिकार होता है जब इसको खाता है, उसको मालूम है कि खाने वाला है। उसको मालूम है कि खाने वाला है, पर वो उससे निकल नहीं पा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा है कि तुम वहां पे अजगर और वो शिकार है ना, उसको मालूम है तुम उसको चौकड़ करने वाले हो। ठीक है, पर वो निकल नहीं पा रहा है, तभी समझो तुम्हारा जुजुत्सु परफेक्ट है। मेरे ख्याल से आप देखो, अगर ग्रेसी और माया को देखा जाए तो इनको बहुत अच्छी तरह से इसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सामने वाला जैसे कंटेंट भी देख रहा था वो सब आप देखो तो एक्चुअली हो रहा है कि माया गया टेक डाउन के लिए और वो जो उसका यूजुअल गेम प्लान है वो हो रहा है और लेकिन कंटेंट कुछ कर नहीं पा रहा है। राइट, तो वो परफेक्ट ब्राजीलियन जुजुत्सु है और वो हमारे यहाँ तक इंडिया में अब तक आया हुआ नहीं है। हर चीज को, जैसे कि अगर आप देखोगे कराटे इंडिया में आया तो थोड़ा डेवलप होने में टाइम लग गया। ठीक है, हर चीज को टाइम लगता है, पर हम लोग ये भूलते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ पे है। हमारा जो स्ट्रेंथ है इंडिया का है वो रेसलिंग, बॉक्सिंग और कुश्ती, जो हमारा देसी जो राइट उसमें है। ठीक है, तो सॉरी मैं आपको लगता है कि जो हमारे सिंस कुश्ती हमारे यू कैन से कल्चर में है, उसको लेके जो रेसलर्स हैं उनमें से कुछ डेवलप हो सकते हैं इनटू एमएमए फाइटर्स? जरूर हो सकते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास फाइटर्स डेवलप हो सकते हैं जो यूएफसी में भी कम्पीट कर सकते हैं। इवन मेरे ख्याल से तो सही है जो मैंने सुना है वो कि यूएफसी ने सुशील कुमार उनको ऑफर दिया था। क्या वो यूएफसी में फाइट करे? अच्छा, फाइट करे या ट्रेन करे? फाइट करे। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने इंटरव्यू उनका देखा था कि उन्होंने कहा था मुझको ऑफर मिला था। पर जैसे कि वो प्रोफेशनल रेसलर है और उस टाइम तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा भी थी कि रेसलर हमारे ओलंपिक में कम जा रहे थे और वो ऑलरेडी ओलंपिक कम्पीट कर चुके, तो मे भी उन्होंने वो चीज़ ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया रहेगा। पर एक्चुअली अगर देखो जाओ तो इंडियन रेसलर्स हमारे यहाँ पे, अगर मैं एज आम आदमी देखूँ तो बोलते हैं अरे पहलवान,
हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेंटेलिटी वैसे हो गई है। पहले के जो पहलवान थे यूज थे, क्योंकि वो लोग दही घी ये खाते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से मतलब मेरे दिमाग में सोचा उस टाइम वेइंग सिस्टम नहीं था अपना। पहले हम लोग दंगल जैसे देखते, हाथ ऊपर उठा के पूछते कौन फाइट करेगा ये साथ, उसमें वेट नहीं होता है, तो जितना ह्यूज वो एडवांटेज लेगा। पर अभी के अगर आप रेसलर देख रहे हो तो वो तो एकदम रिप्ड और इतने स्ट्रेंथ रहता है उसमें। सुशील कुमार होते 60 केजी के, लगते 75-80 केजी के। हाँ, तो वो जो स्ट्रेंथ है अगर वो एमएमए अगर डाल दे या फिर सिखाने में भी डाल दे हमारे फाइटर्स के लिए, तो फिर भी हमारा इंडिया के जो फाइटर्स है या फिर हमारे पास बहुत अच्छे फाइटर्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो जब फाइटर आपके पास आता है, एमएमए फाइटर बिगिनिंग में, तो आपको उसको किस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं? मैंने जैसे कहा कि नॉर्मली 80% लोग आते हैं कि हम लोग को सीखना है, पर हम लोग को फाइट नहीं करना है। अच्छा, हाँ, तो वो तो रिक्रिएशनल टाइप फिटनेस के लिए आते हैं या फिटनेस? हमारे पास ज्यादा तो लोग फिटनेस के लिए, फाइटर्स हमारे पास 100 में से 20% लोग सोचते हैं कि मुझे फाइट करना है। उनकी बारे में बात कर रहा हूं जो फाइटर, राइट, जो फाइट करने आते हैं। पर मैं आपको वही बोल रहा हूं, पर उसमें से भी हम लोग कुछ अच्छे फाइटर मिल जाते हैं जो लोग फाइट करना नहीं चाहते, पर वो लोग वो में है, लेकिन तो फाइट क्यों नहीं कर रहे? अगर आप मेरा अगर ये देखोगे ज़ेन फिटनेस स्टूडियो का अगर हिस्ट्री देखोगे, तो हम लोगों ने पहले इनकम जनरेट करने के लिए फिटनेस ट्रेनिंग ही चालू किया था। वो करना ही पड़ता है मेरे ख्याल से, हर जिम जो भी हो, अमेरिका में या यूरोप में कहीं भी हो, तो उनको इनकम जनरेट करने के लिए पब्लिक को लाना ही पड़ता है फिटनेस ट्रेनिंग। पर अगर आप आज देखोगे तो हमारे इधर एक दिन में कम से कम 70 to 80 एमएमए स्टूडेंट्स, अच्छा, ओके, उसमें से 20% जिनको फाइटर्स बनना है वो लोग प्रॉपर एमएमए ट्रेनिंग करते हैं, और उसमें से अभी 50% लोग हम लोगों ने कन्वर्ट किए कि जिनको एमेचर तो एटलीस्ट फाइट करना है खुद को ये करने के लिए। और वैसे ही होता है, वहां से ही फाइटर, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो लोग कर सकते कि नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने मुझे सवाल पूछा कि अगर आपके सामने अगर कोई आता है तो आप क्या देखते हो, ठीक है, पहले तो मैं वो देखता हूँ कि उसमें नेचुरल चीजें कौन सी हैं, जैसे कि फुटवर्क, बिल्कुल, ओके, या फिर उसका स्ट्रेंथ, उसका फ्लेक्सिबिलिटी। सबको मैं वही बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप मार्शल आर्ट करते इसका मतलब आप हाई किक ही मारो, लो किक से भी आप सामने वाले को नॉकआउट कर सकते हैं या फिर आप उसको डैमेज कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है, उसका फुटवर्क जो है, उसका जो रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, वो सब चीजें, या फिर कुछ कुछ लोग रेसलिंग में नेचुरली अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं रेसलर नहीं हूँ पर मैंने रेसलिंग किया हुआ है, तो मैं जान सकता हूँ कि इसका रेसलिंग अच्छा है। मैं ब्राजीलियन से ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ पर मैंने जुजुत्सु किया हुआ है, ब्राजील में किया हुआ है। हम लोग एक एवरी ईयर हम लोग कोच लाते हैं, पाउलो सिल्वा करके, जो एमएमए ब्राजीलियन है, वहाँ पे ब्राजील अभी भी ब्राजील में है, तो हम लोग ये साल में भी उनको लाएंगे हमारा ब्राजीलियन जुजुत्सु डेवलप करने के लिए। तो उतना तो उसको समझता है कि इसका ये ब्राजीलियन जुजुत्सु बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसका जो ग्राउंड से जो ग्रिप है या फिर उसका टेक डाउन जो है, उसका कंट्रोल है, बहुत अच्छे से कर रहा है, पेशेंस है उसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं कि ये कौन से इसमें अच्छा हो सकता है। पर अगर मुझको पूछा जाए तो मैं किस में अच्छा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मैं किक बॉक्सिंग में अच्छा हूँ, तो मैंने इसमें बहुत टाइम दिया हुआ है। तो इसलिए मैं, मेरे स्कूल में जो भी फर्स्ट आएगा वो पहला किक बॉक्सर रहेगा, ओके, उसके बाद फिर वो एमएमए के लिए जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग एमएमए सिखाते हैं, पर एक्चुअल में वो कुछ सिखाते ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जब भी बॉडी पावर करके एक फाइट हुआ था, तो उसमें मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स को सिखाया था कि एक दिन जैसे कि बाहर ट्रेनिंग होती है, एक दिन किक बॉक्सिंग, एक दिन रेसलिंग, एक दिन जुजुत्सु, तो वैसे मैं पहले उनको टीच कर रहा था। तो बाद में मैंने देखा था अरे यार ये तो कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, हाँ इनको एमएमए आता है पर ये लोग एक्सपर्ट नहीं है किसी इसमें भी। तो फिर मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग पैटर्न चेंज कर दिया। मेरा कोई भी फर्स्ट आएगा उसको किक बॉक्सिंग, क्योंकि मेरा किक बॉक्सिंग अच्छा है, इसलिए इसको हम लोग किक बॉक्सिंग सिखाएंगे। उसके बाद फिर उसको जैसे से वो फाइट करते जाएगा वैसे वैसे उसमें हम लोग क्या कमी है, टेक डाउन उसका अच्छा नहीं, या फिर उसका एस्केप अच्छा नहीं है, या फिर उसका डिफेंस जो है टेक डाउन के लिए, ठीक है, या फिर जुजुत्सु के लिए, तो वो अच्छा नहीं है, वैसा हम लोग डेवलप करेंगे। बाद में धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है, फिर अपोनेंट के हिसाब से ट्रेनिंग चेंज होता है। हाँ जी। अगर मेरे पास अगर देखा जाए तो 3-4 जिनको प्रोफेशनल, एक तो मनीष कुमार मैंने कहा कि प्रोफेशनल फाइटर है, अभी अपकमिंग फाइटर्स हमारा रोहित करके है, रोहित नायर, जिसने रिसेंटली एफसीसी फाइट जीता हुआ है। तो उनके हिसाब से जैसे मैं पूछता कि अपोनेंट कौन सा है, ओके, वो बोलेगा कि अपोनेंट ये स्कूल से है, यहाँ का, ओके, तो उसका वो ग्राउंड गेम पे अच्छा रहेगा, तो तुझको कैसे भी करके उसका डिफेंस करना है टेक डाउन के लिए, और गेम स्ट्राइकिंग पे रखना है। तो ये स्ट्रैटेजी बाद में डेवलप होती है, पर पहले जो डेवलप होता है, पहला उसको कोई तो चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर कोई मेरे पास डायरेक्टली बॉक्सर आता है तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे ये बॉक्सिंग ऐसा ऐसा नहीं करना है। ये बॉक्सिंग में
तो ये किक ऐसे ऐड कर सकता है। Okay. ये बॉक्सिंग में तो टेक डाउन का जो डिफेंस है या फिर तो टेक डाउन ऐसे ले सकता है। तो वो उसका जो बॉक्सिंग बैकग्राउंड है उसके सराउंडिंग हम लोग उसका ट्रेनिंग डेवलप करते हैं। ओके, वैसे रहता है। ओके। और आप जो इनिशियल जो एमएमए फाइटर्स हैं उनको एक्सरसाइज मेनली क्या सिखाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए और फाइट ट्रेनिंग के लिए? फर्स्ट तो क्या है कि हमारे पास इंजरीज बहुत बढ़ती है। हाँ जी। इंजरीज हमारे पास जो फाइटर्स हैं उनको इंजरीज बहुत होती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट भूल रहे हैं। अगर आपने देखा रहेगा कि चाइनीज मूवीज कभी कभी हम लोग अभी उसका मजाक भी उड़ा देगा क्या, अरे ये तो एक्चुअल नहीं, पर अगर आप उनका एक्सरसाइज देखोगे, ठीक है, तो 30 मिनट्स वो लोग हॉट स्टार में, जिसको जापानीज में शिकोतची बोलते हैं, उसमें बैठते थे। हाँ, कुछ ना कुछ उसके रखते थे, ठीक है, वो फिल्मी लगता है एक्चुअली वो, पर अगर आप देखोगे तो उससे मसल इंटरेस्ट जो रहता है वो अच्छा डेवलप होता है। ठीक है, मसल इंटरेस्ट डेवलप होने की वजह से उसका जो क्वालिटी है मसल का वो अच्छा डेवलप होता है, तो उसके वजह से इंजरीज के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को वो ट्रेनिंग भूलना नहीं चाहिए जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में ऑलरेडी वहाँ पे है। 36 चेंबर ऑफ राइट, 36 चेंबर, राइट। तो वो चीज़ें हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मसल को स्ट्रेंथनिंग देता है और मसल्स आपके जॉइंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली किक बॉक्सिंग करने जाओगे और उसका प्रॉपर आपने बेस रेडी नहीं किया हुआ है तो पक्का फाइटर इंजर्ड हो जाएगा। ट्रेनिंग में नहीं होगा पर फाइट में जाके इंजर्ड हो जाएगा। जब मैं फाइट करता था तो मैंने ज़्यादातर कराटे एंड किक बॉक्सिंग में किया हुआ है, तो अब 100% मेरा शिन स्वेलिंग होने का। क्योंकि मेरा जो रिप किक था वो एकदम परफेक्ट था और वो सामने वालों को एल्बो को प्रेस करके निकल जाता था। पर मेरा मसल क्वालिटी बोलो उस टाइम तो पता नहीं क्या था कि 2 दिन में मैं ठीक हो जाता था, स्वेलिंग निकल जाता था। मे बी वो कंडीशनिंग रहेगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वही एक ही चीज़ बहुत प्रैक्टिस करते थे, कंडीशनिंग पे। और एक एक किक्स हमारे पास ज़्यादा उस टाइम एज ए स्टूडेंट करके उस टाइम मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं एक ही किक पे ज़्यादा फोकस करता है, राउंड ऑफ, जिसको मावा शिकरी हम लोग कहते थे। ठीक है, और ज़्यादातर एयर वर्कआउट और यही हॉस्टल में बैठ के बहुत टाइम तक पंचेस करना, पर लोग बोलते इसका यूज़ नहीं है, पर उसका यूज़ है। तो वो चीज़ें हम लोग को जो, या फिर अभी भी जो एमएमए ट्रेनर्स है उन्होंने वो भूलना नहीं चाहिए कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट इस चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है और इंजरीज को कम करता है। बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा इस पे हमने टच किया है कि एक अगर फाइटर हो जो आपको लगता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप उसमें क्या देखते हैं, क्या खूबी क्या देखते हैं आप उसमें कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके? उसमें देखिए कैसा 2 चीजें होती है, एक होता है एमेचर फाइट्स और एक होता है प्रोफेशनल फाइट्स। एमेचर फाइट में क्या होता है कि ज्यादातर आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वैसा आप करके आप आगे जाते हो सिलेक्शन वाइज, पर यहाँ पे इंडिया में वो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो स्पोर्ट्स नया है, जो ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन हम लोगों ने अभी बनाया, पर पहले एक प्रीवियस एसोसिएशन था, तो उनका उस पर इतना फोकस नहीं था, वो कुछ अलग इस पे फोकस कुछ अलग ही इस पे अभी भी अलग इस पे जा रहे हैं, तो उसके बारे में तो उसको नहीं बात करनी, हमारी बात चल रही है ट्रेनिंग पे। तो जब भी एमेचर फाइटर जाता है वो सिलेक्शन प्रोसीजर से जाता है, तो उसको जैसे ग्रामर, जैसे बात करना बोलो या फिर फिजिक में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप प्रोफेसर के पास जाओगे, ठीक है, तो आपको हर चीज में जैसा आपका लुक है, फिजिक है आपका, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर है, आपको सेल कैसे करेगा, मतलब ऑडियंस कैसे लाएगा, हाँ, ऑडियंस कैसे लाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि इंडिया से प्रोफेशनल फाइटर जाना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि उसको सब चीजें आनी चाहिए, उसका जो रेसलिंग, फिर उसके बाद जो जुजुत्सु है, फिर उसके बाद उसका स्ट्राइकिंग है, वो सब कवर होना चाहिए, पर साथ में उसका जो लुक है बोलो, उसका पर्सनालिटी है, उसका बात करने का तरीका है, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो करें। ठीक है, और उसे मतलब लोग उसके फैन बन जाए। अभी लोग एंडरसन सिल्वा बोलो या फिर और भी फाइटर्स उनके फैन क्यों, क्योंकि उनकी एक अलग फिलोसफी है, तो वैसे फाइटर्स की भी वो होनी चाहिए, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। जीतना हारना ये दूसरी बात है, जीतना हारना जो होती है एक डिफरेंट है, पर आपके पास फैन फॉलोइंग होने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बात करो तो लोग आपको सुने। फाइट जो होती है वो 5 मिनट के 3 राउंड्स रहते हैं, लोग बाद में आपके थॉट्स को फॉलो करते हैं, आपके जो स्किल है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब मेरा ऐसे कहना है। तो उसमें क्या है कि अब तक इंडियन फाइटर्स थोड़े से कम है, क्योंकि वो लोग किसी और को कॉपी करना चाहते हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर हमारे पास खुद की पर्सनालिटी, राइट, उसने अगर कोई है, अगर मैं समझता हूँ कि मनीष कुमार है तो वो मनीष कुमार है, वो एंडरसन सिल्वा नहीं बने। अगर वो रोहित नायर है तो वो रोहित नायर बने। हमारे पास ऐसे फाइटर्स है, जैसे अगर आप देखोगे मुनीर
अब्दुल मुनीर। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल मुनीर उसका एक अलग ही एमएमए फाइटर के चार्म है, अच्छा बात करता है, सबसे हंस के बात करता है, थ्रैश टॉकिंग से ज्यादा उसका फोकस ट्रेनिंग पे है, ज्यादा उसका जो स्टाइल है फुटवर्क भी है, तो लोग उसके फैन होते हैं, उसके फैन फॉलोइंग है, ठीक है। पर कुछ लोग ट्रैश टॉकिंग पे, जैसे वो लोग इंग्लिश में इनडायरेक्टली गालियां देते हैं, वो लोग हिंदी में देते हैं, तो सुनने में कुछ अजीब लगता है। और हमारा जो कल्चर है इंडिया में, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज को, उन्होंने उस तरीके से जाना चाहिए। वैसे तो अपने कल्चर में है गालियां है, पर लेकिन मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हो, फाइट्स में नहीं है, हमारे इसमें नहीं है कि आप कुश्ती लड़ रहे हो और सामने वाले को गाली दे रहे हो, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये आया है मेरे ख्याल से ये यूएफसी वगैरह देख के। राइट, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जब भी इंडियन फाइटर यहाँ से जाए प्रोफेशनल में, तो उसकी अलग पर्सनैलिटी है, वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे, कल्चर को रिप्रेजेंट करे, और उसके थ्रू फिर इंडिया उसको पूरी फॉलो करेगी, क्योंकि उसमें फाइटर तो है पर एक इंडियन कल्चरल भी, उसका जो टच बोलते हैं वो भी है, रिस्पेक्ट देना फाइटर्स को। और यही ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में भी सिखाया जाता है कि आपको आपके अपोनेंट को पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। फाइट जो है वो रिंग के अंदर 5 मिनट 3 राउंड, 5 मिनट 5 राउंड, उसके बाद जो है वो जो सब कुछ है वो आपका थॉट्स है, आपकी जो ट्रेनिंग है लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वैसा एक मैं चाहता हूँ कि इंडिया से एक ऐसा फाइटर यूएफसी में या फिर बड़े जैसे ब्रेव अभी प्रमोशन चालू हो रहा है, ब्रेव में 1FC में जाए और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ना कि उनके फाइटर के साइज सीख के वो ऐसा कुछ भी बात करे, मैं उसको मारूंगा, मैं ये करूंगा। तो पहले ऐसे मैं सोच रहा हूँ, रिस्पेक्ट योर अपोनेंट, राइट, और फिर रिंग में जाके उसकी मां बहन करो। रिंग में तो अपोनेंट है, रिंग में तो अपोनेंट, उस टाइम तो कुछ सोचना नहीं है, बस एक ही होना चाहिए, एक तो वो या तो मैं, बिल्कुल वैसा होना चाहिए, वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। राइट। आपने अगर देखा रहेगा तो यूएफसी फाइटर भी फाइट के पहले तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, पर बाद में जब भी फाइट होता तो जो गिरा हुआ था उसको उठा भी लेते हैं। तो एक्चुअल एमएमए वो है। आप देखो अगर नेट डियाज और मैकग्रेगर वाली फाइट के बाद दोनों राइट उसको कहते हैं जादू की झप्पी हुई फाइट के बाद। राइट। तो मैं आपने जैसा पूछा कि आपको कैसा लगता है कि कैसा फाइटर होना चाहिए, तो ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, पर ये चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करें। और एमेच्योर में तो राइट, अगर जैसे कि अब्दुल मुनीर फाइट कर रहा है तो अब्दुल मुनीर फाइट कर रहा है वहां पे, वो किसी का स्टाइल नहीं चोरी कर रहा है या फिर किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, उसका बॉक्सिंग स्किल अच्छा है, वो बॉक्सर है, उसके बाद उसने किक बॉक्सिंग सीखा है, उसके बाद फिर उसने जिu-जित्सु किया, इसलिए मैक्सिमम उसका गेम देखो नॉकआउट पे है क्योंकि वो स्ट्राइकर है। बिल्कुल। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अभी आप किस चीज पे काम कर रहे हो, और ऑफ कोर्स अपकमिंग फाइटर्स के आप नाम ले चुके हो कुछ जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर और भी ऐसे कुछ नाम हैं, लेकिन आप अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हो, कुछ ऐसा टूर्नामेंट आ रहा है जिसके लिए आप फाइटर्स को ट्रेन कर रहे हैं? अच्छा सवाल है प्रवीण आपका, क्योंकि ये सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे प्लान्स क्या है। मेरे सारे सवाल अच्छे ही होते हैं, लोग समझते नहीं है। सॉरी, ओके, बताइए। आपने जैसा किया कि जैसे मैं क्या कर रहा था, तो मैं किस पे काम कर रहा हूँ, तो लोग मुझे पूछते, मैं जैसे मैं एक मेरा खुद का जिम ओनर हूँ, तो मुझको एक बिजनेस भी चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं रेवेन्यू जनरेट नहीं करूँगा तो मैं एमएमए फाइटर्स को जगह नहीं दे सकता ट्रेनिंग के लिए। वो एक हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अगर हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हमारा जो ये है रेंट, अगर आप देखोगे जगह का, वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कैसे हम लोग मैनेज, क्योंकि फाइटर पैसा नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। फाइटर से मैं फाइटर को ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं फाइटर को मैनेज भी करता हूँ। अगर वो लोग मुझको कुछ पसंद देते तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने तो जो अच्छे फाइटर होते हैं उनको आप फ्री की ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं वो टॉपिक पे आऊंगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि कई लोग इस चीज में मिसगाइड होते हैं। राइट, मैं उस पे आऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि मेरे फिलहाल के प्लान्स क्या है। उसमें से एक प्लान जो है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं जिम चला रहा हूँ, मुझको 100% एमएम पे नहीं चलता, फिटनेस पे भी चलता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सेकंड जो है, जैसे कि मैंने कहा कि एक जिम, अभी मेरा एक प्लान है जिम। सेकंड जो है कि मैं फाइटर्स को मैनेज भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ना कि पैसे के लिए, ठीक है, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि मैं जिम से तो मेरा अच्छा होता है, जितना टाइम मैं फाइटर पे डाल रहा हूँ वही टाइम अगर मैं फिर से अगर अपने जिम में दे देता हूँ तो ज़्यादा हो सकता है। पर मेरा मेन जो पैशन जो हॉबी है ये फाइट्स है, हाँ, और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा था कि हमारे पास एमएमए के बैचेस सिर्फ 2 थे, आज हमारे पास एमएमए के 5 बैचेस हैं। ओके, ग्रेट, ठीक है। और एक जो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे हम लोग फुल्ली एमएमए पे फोकस करते हैं, पहले फुल टाइम हम लोग को फिटनेस पे फोकस करना पड़ता था, तो इसलिए हम लोग, मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ। सेकेंड थिंग जो है, हम लोग जो
सेकेंड थिंग जो है, हम लोग जो एक मैंने प्रमोशन चालू किया हुआ है, ज़ेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप। ओके, ज़ेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप एक्चुअली लोग देखते हैं उसमें किक बॉक्सिंग। सॉरी, मैं आपको 1 सेकंड के लिए यहीं पे रुकूंगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे ज़ेन वॉरियर फाइटिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार, यह है MMA इंडिया शो एंड मैं हूं प्रवीण निवास और हमारे साथ हैं मयूर भंसोड़े और हम बात कर रहे थे ज़ेन फाइटिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो बताइए। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़ेन अपने प्लान के बारे में पूछा है, तो एक तो फर्स्ट मेरा जिम का प्लान जो सक्सेसफुल चल रहा है, तो उसमें और एक ऐड चीज़ करना चाहूँगा। हम लोग और एक जिम ओपन करना चाहते हैं। हम लोग उसके लिए थोड़ा हमारा प्लान चल रहा है जो स्पेशली MMA के लिए होगा। अभी भी MMA के लिए ही है, पर वो 6 डेज टोटली MMA ट्रेनिंग चलते रहेगा। और वहाँ पे हम लोग जैसे स्पॉन्सर्स फाइटर्स, हम लोग वहाँ पे स्पॉन्सर्स फाइटर्स लाके जिनको हम लोग ट्रेनिंग सब स्पॉन्सर करेंगे, वो एक हमारा प्लानिंग है जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे। तो आप स्पॉन्सर करोगे या स्पॉन्सर करेंगे? नहीं, मैं ट्रेनिंग हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो वो चल रहे हैं जिम के बारे में। तो एक हमारा प्लान है। सेकंड जो ज़ेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप के बारे में, तो ज़ेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप ये है कि बहुत सारे मैं जगह पे देखता हूँ कि लोग डायरेक्टली MMA फाइट करते हैं। मैंने जैसे कहा, डायरेक्टली MMA सीखने जाते हैं। उनका कोई डायरेक्टली बिना बैकग्राउंड के वो लोग सोचते हैं कि हम लोग MMA फाइट कर लेंगे, हम लोग MMA सीख लेंगे। तो और मैं सोचता हूँ कि UFC के मैच देख के आते हैं। राइट, बहुत सारे फेसबुक के मैसेज आते हैं, तो उनको मैं एक ही बोलता, मैं ऑनलाइन सिखा नहीं सकता, मैं फेसबुक पे चैटिंग में सिखा नहीं सकता। तो क्योंकि सब चीजें प्रैक्टिकल है, ठीक है, सब चीजें हम लोग भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें कैसा था कि लोग सोचते अलग है, रिंग पे जब जाते तभी अलग होता है। तो एक अलग अलग चीजें हैं। हम लोग अगर ट्रेनिंग के बारे में कि साइकोलॉजी क्या होती है, फाइट अंदर जाने के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग में जो हम लोग करते हैं वो अंदर होता है कि नहीं होता है, या फिर हम लोग जो सोचते हैं वो होता है कि नहीं होता है, ऐसे बहुत चीजें हैं जो फाइटर को साइकोलॉजिकली हम लोग को ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि जब फाइटर जो मैंने फर्स्ट फाइट किया था कराटे में, तो मेरे लिए थोड़ा आसान लग रहा था कि फास्ट गेम है, टचिंग गेम है, बैक आओ, स्कोर करो। पर किक बॉक्सिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम में अंदर गया था, तो सामने मेरे कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों की आवाज़ ऐसे घूम रही थी कान के अंदर, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझको, थोड़ा सा कॉन्शियस था। तो वो सब चीज़ें फाइटर स्टार्टिंग में बहुत सारी होती है, तो उसको हम लोगों को पहले से प्रिपेयर करना है। साइकोलॉजी कैसे करना है वो अलग पार्ट है, ट्रेनिंग पार्ट, वो जिम में जाएगा। सेकंड जो ज़ेन वॉरियर फाइटिंग चैंपियनशिप, उससे उसी चीज़ से बेस्ड है कि फिलहाल हम लोग किक बॉक्सिंग करते हैं। लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, सर किक बॉक्सिंग नहीं कर रहा है, MMA करना है। मैं बोला, अरे MMA 5 मिनट से 3 राउंड से पहले आप 3 मिनट के 3 राउंड लड़ो, पहले आपका स्टैमिना चेक करो इसमें, ठीक है। उसमें जो ग्लोव्स का आउंस है 6 आउंस का है, ठीक है। यहाँ पे 12 आउंस से पहले मार खा के देखो, मुंह पे जो पंच पड़ता है तभी क्या होता है, ओके। अब बाद में फिर MMA ग्लोव्स का आप एक फटका खाने जाओ, क्योंकि आप अगर 12 आउंस के लिए रेडी नहीं हो तो MMA ग्लोव्स से क्या आप लड़ोगे। अंदर जाके जैसे कि कहावत है, तुमको पूरा उसका ये याद नहीं है कि हर किसी का फाइट के पहले प्लान होता है, और जब रिंग में आया और पहला पंच जब पड़ता था प्लान। तो मैं वही फाइटर्स जो ज़ेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप है, ये फिलहाल अभी मैंने तो मतलब मैं ऐसे सोचता नहीं कि बहुत बड़ा होगा, UFC के लेवल पे जाएगा, वो अभी फिलहाल मैं नहीं सोचता। मैं ऐसे सोचता हूँ कि फाइटर्स आए, फाइट करे, वहां पे फील लेके फाइट के अंदर क्या होता है। जब भी आप 1 घंटे की जब भी ट्रेनिंग करते हो, वो इक्वल टू 1 राउंड, 3 मिनट का 1 राउंड के बराबर होती है। तो आप फील करो कि अंदर जब भी जाते हो तो कैसे लगता है, क्या होता है। उसमें से भी ज़ेन वॉरियर्स फाइटिंग जब इसके लिए है कि हम लोगों को जैसे फाइटर्स को ट्रेन करना होता है, वैसे हम लोगों को ऑफिसर्स को भी ट्रेन करना पड़ता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे आपको टैकल करना है, कोई इंजरी होगी तो आपको रेफरी ने क्या करना चाहिए जब भी फाइटर्स जब भी आता है। क्योंकि MMA ऐसा एक गेम है जहाँ पे फाइटर्स ही नहीं, सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जितना फाइटर इन्वॉल्व रहता है उतना कैमरामैन भी इन्वॉल्व रहता है कि अगर वो फाइटर आ रहा है तो उसको कहाँ से, क्योंकि मैंने सुपर फाइट लीग में काम किया हुआ है, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें मैंने वहां से सीखी। फाइटर आ रहा है तो कहाँ से कैमरा होता है, कहाँ पे उसको खड़ा रहना होता है, उसका कॉर्नर मैन कहाँ पे होना चाहिए, वो जब भी एंट्री मारता तभी उसका पैटर्न कैसे करते हैं, क्या क्या चेक करना चाहिए। एंट्री होने के बाद फिर जो केज में जो लॉक करते हैं, कभी कभी ऐसे हुआ है कि अंदर कॉर्नरमैन या फिर कोई रहता है, स्टूल ही अंदर रह जाता है, क्योंकि सब शो लाइव है। बिल्कुल, शो जो होता है वो लाइव होता है। तो ये सब उस टाइम गलतियां होती है कि वो कॉर्नर में फाइट चालू है, स्टूल अंदर है। तो ये सब चीजें जब भी बड़े शो होने के पहले हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सब चीजें ट्राई करें। जितना फाइटर को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं उतना हम लोग ऑफिसर्स को भी ट्रेन करें। आज मेरे पास इतने ऑफिशियल्स है कि हम लोग ये बड़ा शो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आ सकता है शो के लिए, कोई भी बड़ा शो करते हैं तो हमारे पास रेफरी है, जजेस है, मार्शल्स है, वॉलंटियर्स है,
सब कुछ है। तो ये जेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप इसके लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है। नहीं मजाक रहा। तो जेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप हम लोग अभी फिलहाल सोच रहे हैं कि मैंने एक बात सोची है कि अगर डायरेक्ट फाइटर को फैन फॉलोइंग नहीं है तो आप उसको कौन से भी बड़े से बड़े स्टेज पे लाके रखो तो उसको कोई देखेगा नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जेन वॉरियर्स फाइटिंग चैंपियनशिप के थ्रू हम लोग हर बॉम्बे के एक एक एरिया में फाइट्स करवाएं, वहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करे, वहाँ पे फैन फॉलोइंग क्रिएट करे। अगर मैं सोचता हूँ कि हमारे पास कुर्ला से बालकृष्ण पतंग, जिसको हम लोग बाला बोलते हैं, वो कुर्ला में रहता है, तो कुर्ला के लोगों को मालूम पड़े कि बाला यहाँ पे क्या है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसके में एक फाइट ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे उसने उसका परफॉर्मेंस देखा है, उसका वो फैन फॉलोइंग बने। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कोचेस भी है जो बहुत उनका जो क्लासेस का जो स्ट्रेंथ है बहुत सारा, जैसे आलम इदरीसी करके एक कोच है जो मेरे ख्याल साकिनाका में कहीं क्लास चलाते हैं, फिर पेरुमल करके है वो क्लास चलाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र पांडे करके, उनके घाटपुर के उस तरफ क्लासेस चालू है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप फाइट्स आप ऑर्गेनाइज करो, पर डायरेक्टली एमएमए करना मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि आप डायरेक्टली एमएमए फाइट ऑर्गेनाइज करो जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, वो डायरेक्ट बंदा फाइट में उतरा है, जिसको उसने कभी कराटे नहीं खेला हुआ, जिसने कभी किक बॉक्सिंग नहीं खेला हुआ, डायरेक्टली फर्स्ट फाइट उसका एमएमए है। और ऐसा ना हो जाए यार कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, उसको कुछ लग जाए, इंजरी हो जाए, वो सोचे कि अरे अभी मैं तो खेल ही नहीं सकता, मैं तो इंजर्ड हो रहा हूँ। तो इसके लिए जेन वॉरियर फाइटिंग चैंपियनशिप है कि आप आओ, फाइट एक्सपीरियंस करो, ठीक है। फिलहाल किक बॉक्सिंग के लिए अभी भी और कम से कम 6 मंथ किक बॉक्सिंग होगा, फिर जो उसमें से अच्छे फाइटर फाइट कर रहे हैं किक बॉक्सिंग में, उनको हम लोग एमएमए में डालेंगे। तो ये हमारा उसके पीछे का जेन वॉरियर फाइटिंग का प्लान है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्लान जो मेरा हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली उसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मे भी कम रहेगा, जो जैसे कि ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन, क्योंकि मेरा मेन फोकस है टीचिंग और ये। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि अरे इसमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो चलता ही है, अरे आप पॉलिटिक्स बहुत गंदा चीज़ है, उसमें नहीं जाना है। तो बहुत लोग अरे तुम लोग खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ये सारी जो मैं सोच पढ़ रहा हूँ कि मैं अगर जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं एमएमए चलाना चाहता हूँ प्रॉपरली, ठीक है, तो मुझको एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि मुझको नहीं काम जमता, मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सीख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं प्रीवियस सेशन में भी जनरल सेक्रेटरी था, लोगों से जैसे स्टेट्स होते हैं क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, फिर गवर्नमेंट में डीओसी में कैसे अप्रोच करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो है, उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्पोर्ट्स के लिए कि डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है वहाँ पे, उनके यहाँ पे उनका नाम रजिस्टर होना चाहिए, स्कूल गेम में आपका गेम रजिस्टर होना चाहिए, उसके बाद आईओ में जाने के लिए आपका गेम इंटरनेशनल ओलंपिक में होना चाहिए या फिर एशियन ओलंपिक में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक प्रॉपर प्रोसीजर उसके लिए, और इस चीज़ को बहुत टाइम लगता है करने के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि राइट पर्सन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो करे वो राइट पर्सन को करे, ना कि जो लोग फ्री बैठे हुए और जो लोग सिर्फ पेपर वर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग एमएमए के इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास टाइम बहुत है क्योंकि ये लोग एमएमए ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि हम लोग एमएमए कर रहे हैं और हमारे पास जो जुड़े हो प्रॉपर एमएमए करने वाले हैं। अगर कोई हमारे पास नया एमएमए करने के ज्वाइन करना चाहता है तो हम लोग उसको सर्टिफिकेट नहीं देते, पहले बोलते हैं कि तुम लोग पहले ट्रेनिंग करो, पहले आप समझो। अगर अब मैं ऐसे ऑफिसर्स बनाता हूँ कि जिन्होंने कभी एमएमए किया ही नहीं है, एमएमए हमारे पास स्ट्राइकर्स तो बहुत है पर जुजुत्सु नहीं किया, अगर वो जज बैठता है जजिंग के लिए और उसको मालूम ही नहीं है कि बीजीजे ब्लैक बेल्ट जब भी नी ऑन द बेली करता है तो सामने वाले के नीचे क्या होता है, बिल्कुल। हाँ, तो वो उसको स्कोर कैसे दे पाएगा। क्योंकि एक फाइट वैसे हुआ था जिसमें एक यूके से सिल्वा करके आया था जो जुजुत्सु बैकग्राउंड था, और फ्रांस का प्रोफेसर एक्स करके आया था। तो उसमें लोग देखते वक्त लोग देख रहे हैं कि प्रोफेसर एक्स मार रहा है, पर अगर हम लोग हमारी तरफ से देख रहे जिसको एमएमए आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि अरे ये तो जो सिल्वा जो यूके से आया हुआ था वो तो उसको इतना कंट्रोल अच्छा कर रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सिर्फ दिखने में उसका जो मूव्स है बहुत फैंसी है, पर सिल्वा का जो केज कंट्रोल है, टेक डाउन से उसके बाद वो नी ऑन द बेली रख रहा है या फिर कुछ चीजें उसको पिंच कर रहा है, वो उसको बहुत हार्म कर रही है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो फेडरेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। फेडरेशन इसके लिए होती है कि ना कि लोगों को मिसगाइड करे, फेडरेशन इसके लिए होती है कि जो स्पोर्ट्स चल रहा है उसको प्रॉपरली उसको मतलब जो डेवलप करे और उसमें कोई गलत प्रैक्टिस ना हो, जैसे कि फाइटर से पैसा लेना होता है या फिर किसी भी चीज से के लिए आपका जो कोचेस ये नहीं है, मतलब जिनको एमएमए पता नहीं है उनको आप सर्टिफिकेट दे दो, उस चीज के लिए नहीं है। ये तो गलत काम हो गया। ये गलत काम रोकने के लिए फेडरेशन होती है।
और जो जिम्स होते हैं वो फाइटर्स डेवलप करने के लिए, हर किसी का एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, फाइटर का पार्ट है कि खुद को प्रमोट करे, खुद का गेम अच्छा करे। जिम का ये है कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। हाँ, मैनेजर का काम है कि कॉन्टैक्ट्स बनाए। उसके बाद फिर जो प्रमोटर है उसका काम है कि स्पॉन्सर्स लाए, फाइटर्स को पे करे, उससे सबका ये निकले। ठीक है, एसोसिएशन जो है सब पे कंट्रोल करे कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। पर अगर गलत ही एसोसिएशन अगर गलत काम करेगी तो ये स्पोर्ट्स का इंडिया में क्या होगा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और लोग मिसगाइड होके फिर ऐसा हो जाएगा कि जो लोग सीरियसली मेहनत कर रहे हैं एमएमए फाइटर बनने के लिए, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है अभी इंडिया में कि एमएमए क्या है। वो लोग बोलेंगे अभी टूर्नामेंट होने वाला है, मेरे ख्याल से चल रहा है कि वहाँ पे बच्चों को भी आज जो जीतेंगे उनको एमएमए के मेडल्स मिलने वाले हैं। तो उन्होंने कभी एमएमए नहीं किया, उनको एमएमए के नाम पे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने नाम थोड़ा चेंज किया और पीछे एमएमए लगा दिया है। ठीक है, पर जो उनको नहीं पता वो क्या बोलेगा कि अरे ये बालकृष्णा, रोहित ये भी चैंपियन है पर ये बच्चा भी एमएमए का चैंपियन है। तो लोग जस्टिफाई नहीं करेंगे उसकी। मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो प्रॉपरली एमएमए करे उनके साथ ये नाइंसाफी है। तो एसोसिएशन ने इस चीज को उल्टा रोकना चाहिए, ना कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरे प्लान फिलहाल ये है, जिम भी चलाना है मुझको, ZWFC जेन वॉरिस फाइटिंग उसको भी चलाना है, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि फाइट के अंदर क्या होता है, वो लोग डायरेक्टली एमएमए के अंदर जाके इंजर्ड ना हो जाए। ठीक है, थर्ड जो है जैसे फेडरेशन है उसको भी चलाना है। तो ये सब चीज़ें अकेले से थोड़ा डिफिकल्ट है, पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग करें, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है। जिस दिन राइट पर्सन हम लोग को मिल जाए या फिर लगे कि ये परफेक्ट बंदे हैं हमारे साथ काम करेंगे, उनको हम लोग अंदर लेंगे, एक टीम अच्छा बनाएंगे, एमएमए को हम लोग यहाँ पे अच्छा से प्रमोट करेंगे, फिर इंडिया से अच्छे अच्छे फाइटर्स अच्छे प्रमोशन में यूएफसी में, ब्रेव में, 1FC में जाएंगे। तो ये हमारा ड्रीम है, क्योंकि ये अगर एमएमए अगर जैसे कि मैं बहुत कभी कभी बहुत सैड होता हूँ, क्योंकि मैं कराटे में बहुत अच्छा था। कराटे में फर्स्ट मेरा गेम, सबका यहाँ पे जो जितने भी ओल्ड मास्टर्स हैं उनका फर्स्ट गेम जो है ना वो कराटे है। ठीक है, तो कराटे से मैं बाहर क्यों हो गया वो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने मिसगाइड हो गया। मैंने टाइम कहीं और जगह पे स्पेंड किया जहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन नहीं, वहाँ पे मैंने खेला, या फिर जहाँ पे ट्रेनिंग करना वहाँ पे नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और ऐसा दूसरे लोगों के साथ ना हो, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स जो है वो एक सर्टेन एज तक आप उसमें पीक लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, बाद में उसकी आपकी लेजेंसी है कि आप उसको आपको बेनिफिट मिलता रहता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, पर एक 30-35 जहाँ तक है, जैसे कि आपने देखा एंडर सिल्वा ने 38 ईयर तक उसको टिका के रखा, पर कहीं ना कहीं तो वो कम हो गया। ठीक है, वो पीक में जब भी आया, जब भी रिच मैं उसका नाम थोड़ा सा रिच फ्रैंकलिन जो 1FC का प्रेसिडेंट है, रिच फ्रैंकलिन, उसको जब भी उसने फर्स्ट इसमें बीट किया, बेल्ट लिया था, तभी वो पीक टाइम में आया। तो पीक टाइम उसका जो था वो ना 38 ईयर्स नहीं था, मेरे ख्याल से अराउंड 33-34 के टाइम में रहेगा। पर यहाँ पे फाइटर को समझता ही है 33 ईयर्स में उसको करना क्या है, तो वो तो उसके लिए टाइम वेस्ट ना। मैं सोचता हूँ कि फाइटर का टाइम वेस्ट ना हो जाए, जो उसका एनर्जी है, जो उसका टाइम है, वो सही जगह पे दे, सही ट्रेनिंग सेंटर में दे, सही फेडरेशन में दे, सही प्रमोशन में दे। उसको ये भी समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रमोटर जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आपके बेनिफिशियल चीजें क्या है, ना कि ऐसे कि मैंने तुझको 2 साल के लिए मैंने तुझको हायर किया है, पर 2 साल के लिए तो आप उसको हायर कर रहे हो, 2 साल में आप उसको कितना फाइट्स दोगे, आप वो 2 फाइट्स के लिए उसको इंक्रीमेंट कितना दोगे, ये सब चीजें उसको आनी चाहिए। उनको लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फाइटर बन गए मतलब वो प्रोफेशनल फाइटर बन गए। मैं सोचता हूँ कि प्रोफेशनल फाइटर बनने के पहले आप एमेचर अच्छे फाइटर बन जाओ, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल फाइटर डायरेक्टली करने जाओगे और आपके रिकॉर्ड में अगर आप हार गए तो आपके रिकॉर्ड में लगेगा, जैसे शेडॉक है, टाइपोलॉजी, वहां पे आपके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, तो जिससे आपका वैल्यू बढ़ता है बाद में कि आपने कितने फाइट्स जीते हैं, कौन से प्रमोशन में जीते, ना कि कहीं पे भी जीते चलता है, कौन से प्रमोशन में जीते हुए। ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। और ये इसमें हमारे जो इंडियन फाइटर्स बोलो या फिर नए न्यू कमर्स है उनको थोड़ा नॉलेज कम है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि आपका जो शो है बहुत ही अच्छा है, जिससे लोगों को नॉलेज मिलेगा कि उनको करना क्या है, कहाँ पे जाना है, कि एमएमए रिकॉर्ड जो है वो क्या होता है, जो मैनेजर है वो क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लोग, जैसे आपने मुझको सब चीजें पूछी है ट्रेनिंग के बारे में, तो इसके बारे में हमारे पास टाइम लिमिट है, हम लोग इतना ही मतलब मुझको इसके बारे में बात करना है। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये आपके शो के थ्रू ये सबको मैसेज जाएगा कि एमएमए एक्चुअली क्या होता है, कैसा होना चाहिए, और सबकी ड्यूटीज क्या है, फाइटर ने खुद को कैसे प्रमोट करना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बोलूंगा ट्रेनिंग के बारे में, कि सब लोग, बहुत सारे लोग मुझको दूर दूर से मैसेज करते हैं जो गांव में रहते हैं कि हम लोग को एमएमए सीखना है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको एमएमए सीखना है तो मुंबई या फिर दूसरे सिटी से ज़्यादा आपको बेनिफिट है आप आपके एरिया में एमएमए सीखो, क्योंकि जैसे कि जड़ जो है रेसलिंग की
हमारे गाँव इंडिया में की, वो गाँव में गाँव में है। है, बिल्कुल। तो आपको बेनिफिट है कि आपके पास रेसलर्स है, आप उनके नजदीक है, आप वहां पे जाके पहले रेसलिंग सीखो। आपके पास बॉक्सिंग भी हर जगह पे बिल्कुल, स्प्रेड हुआ है, बिल्कुल। आप बॉक्सिंग सीखो, फिर आप मेरे पास आओ तो मैं उसको मिक्स करके उसको आपको क्या कैसे करना है वो मैं सिखा सकता हूँ। पर आप मेरे पास रॉ आओगे, हाँ, कि मुझको एमएमए सीखना है, तो मैं पहले आपको बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग सिखाऊंगा, फिर रेसलिंग सिखाऊंगा, फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और सच आप जैसे आपने कहा कि हमारे लिए चैलेंजिंग है, हम लोग सबको फ्री ट्रेनिंग नहीं दे सकते। और कुछ लेसन मुझको ऐसे भी मिले जिनको मैंने फ्री ट्रेनिंग दिया हुआ है और जिनको बाद में कुछ पर आ गए। ठीक है, तो वो लोग ने सोचा नहीं कि हमारा ये जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं ट्रेन हुआ हूँ तो मेरे पीछे नेक्स्ट जनरेशन है, उसको मुझको दिखाना है, देख मैं ऐसे ट्रेन हो गया, तू भी मेरे साथ आ जा। तो वो लोग अपने फायदे के लिए, थोड़े से पैसे के फायदे के लिए यहाँ से वहां पे जम मारते हैं। ठीक है, तो वो भी चीजें कुछ गलत है, इसलिए हम लोग को कुछ लेसन मिल गए। तो इसलिए हम लोग भी एज अ जिम, और मैं अभी बात कर रहा हूँ कि किसी को फ्री में सिखाने के हम लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक आदमी को फ्री में सिखाना या फिर अपने जैसे मुझे आप फ्री में सिखाओगे क्या, सिखाने में प्रॉब्लम नहीं है। एक फाइटर बनाने के लिए एवरीडे 3-3 2-2 घंटे उसको ट्रेनिंग करवाना पड़ता है। और कुछ टाइम के बाद अगर ऐसी चीजें होती है तो वो जिम ओनर को लग जाती है कि हम लोग ने इसको सब इतना दिया फैसिलिटी, क्योंकि मेन तो क्या, हम लोग जो जगह के लिए हम लोग पे कर रहे हैं वो हम लोग कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उसमें से हम लोग उसको ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। और हम लोग जैसे कि अभी हम लोग पाउलो सिल्वा को लाएंगे अक्टूबर में। ठीक है, वो हमारे मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत ही हमारे इंडियन एमएमए के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पर्सन वो है आज की डेट में, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आता है तो हम लोग एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं जो उसका सिर्फ एयर फेयर कवर करता है। जब मैं ब्राजील में था तो उसने मुझको अपने फैमिली का उसने अपने घर में रखा, उसने मुझको वहाँ पे एक्स जिम में, जो वर्ल्ड का टॉप जिम है जहाँ पे एंडरसन सिल्वा भी ट्रेनिंग करता, वहाँ पे ट्रेनिंग करवाया। फिर अभी मैं उसको यहाँ पे लाता हूँ, वो हमारे मेरे पास रहता है। तो हम लोग उस चीज़ का कोई कवर नहीं करते, हम लोग सिर्फ कवर करते हैं कि एयर फेयर बस, बाकी हम लोग बच्चों से कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो हम लोग ये प्लान सब अभी लोगों को ये करवाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे प्लानिंग्स ये हैं। ग्रेट। तो हम एमएमए इंडिया शो से आपके जितने भी प्लान्स हैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एमएमए फाइटर्स के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी वुड लव टू, हम चाहेंगे कि हम आपको दोबारा बुलाएं, ये जो बाकी चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में भी एक लंबी बात करने के लिए। और आज का जो शो है उसमें एमएमए फाइटर्स को और फैंस को भी जो इंडिया में है उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और हम ज़रूर चाहेंगे कि ये टॉपिक कई और चीज़ों की भी हम दोबारा बात करें, उन चीज़ों पे बात करने के लिए। मैं भी प्रवीण, आपको और आपकी जो टीम है इंडिया एमएमए शो, उसको मैं ही नहीं, हमारी जितनी भी एमएमए की जितनी कम्युनिटीज हो, थैंक यू बोलूंगा। क्योंकि कुछ तो एक जरिया चाहिए था जिसके थ्रू एक मैसेज, राइट मैसेज सब फाइटर स्टूडेंट्स या फिर कोचेस उनका वहां तक जाए। और मुझको लगता है कि आपने वो जरिया हम लोगों को दे दिया है, जिसके थ्रू हम लोग जो प्रॉपर एमएमए है कैसे प्रमोट करना है हम लोग लोगों को ये कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक फाइटर्स के लिए एक मैसेज देके जाऊंगा कि हर चीज़ जो है वो रातों रात नहीं बनती है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना होता है। कुछ चीज़ें जो होती है गलत प्रैक्टिस, मतलब एज ए ऑप्शन के नहीं या फिर कोई उसकी तरफ नहीं बोलूँगा, आपके तरफ से होती है कि आजकल स्पोर्ट्स में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल वो बहुत बढ़ गया है। आपको वो चीज़ें जो है, जो शॉर्टकट्स है, जो वो कुछ लेवल तक लाके रख सकती है, उसके बाद आपको वो हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि जो छोटे प्रमोशंस है वहाँ पे डोपिंग टेस्ट नहीं होता है। अच्छा। वहाँ पे आप सुपीरियर बन जाते हो, पर जब भी आपका मेन टारगेट जो रहता है, जो बड़े शोज में आते हैं, वहाँ पे डोपिंग टेस्ट होता है। तो मैंने बहुत सारे, मैं फाइटर से नाम नहीं लूंगा, मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है, ह्यूज है, दिखने में अच्छे हैं। जैसे ही यूएफसी ने डोपिंग एकदम स्ट्रिक्टली कर दिया, उनका पूरा जो लुक है, जो उनके मसल्स है, सब चले गए, गेम चला गया, अभी वो कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए पेशेंस रखो, हर चीज को टाइम लगता है। एक मसल मैच्योरिटी बनने के लिए टाइम लगता है। एक कुछ सर्टेन पीरियड के बाद आपके मसल्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। आप डायरेक्टली एमएमए जाओगे 1-2 साल के अंदर आप अच्छे दिखोगे या फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये शो ऑफ बिजनेस भी है, इसमें आपको जो फिजिक है वो अच्छा रखना भी पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप कोई शॉर्टकट ना ले, मेहनत करें प्रॉपरली। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे सप्लीमेंट्स होती है जो फाइटर को सपोर्ट करती है उसके परफॉर्मेंस के लिए, जो लीगल है उसका प्रॉपर यूज़ करें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट के आज के डेट में ज़्यादातर आप फोकस करो ट्रेनिंग, रेस्ट एंड डाइट। अगर आपने जैसे पूछा कि आपका बिल्कुल लोग अगर पहले आते, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट ट्रेनिंग पे फोकस करो, आपका जो रेस्ट है जिसको स्लीप बोलते हैं उस पर फोकस करो, आपका जो डाइट जो है उस पर फोकस करो। ये जब 3 चीज़ें जब मिल जाएगी तो एक अच्छा एक एथलीट मिलेगा। और वो एथलीट को कैसे आगे लेके जाना है वो कोच का काम है।
और उसके बाद उसको कैसे प्रमोट करना है वो मैनेजर का काम है, फिर उसको कैसा उसको प्रमोट करके उसको पैसा जनरेट करवा के देना है वो प्रमोटर का काम है, फिर तो आपके पीछे पूरी टीम है ही, और आपको फाइटर्स को मैं एक मैसेज दूंगा कि आपको प्रमोट करने के लिए अभी यहाँ पे तो प्रवीण तो है ही कि आपके भी यहाँ पे बहुत सारे मैंने सुना उनके बहुत सारे प्लान्स है, इंटरव्यूज होंगे फाइटर्स के, तो वो खुद को भी प्रमोट कर सकते हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रवीण को लिख भी सकते हो, प्रवीण आपको जवाब देना पड़ेगा सबको, सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है कि आपको आपके फेसबुक पेज में बहुत सारे मैसेज आएंगे, आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देते हैं हम लोगों को, और बिल्कुल हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एमएमए इंडियन फैन और एमएमए इंडिया फाइटर को आगे लेके आएं, बढ़ावा दें और राइट एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन दें जैसे कि आपने दिया है। और इसी के साथ मैं बोलता हूँ आपको थैंक यू शो पे आने के लिए, एंड थैंक यू टू एवरीबडी आउट देयर एमएमए इंडिया शो के फैंस एंड फाइटर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। जल्द दोबारा मिलेंगे।